भूकंप के बारे में। भूकंप का आरंभिक परिचय, जिसमें हम भूकंप से संबंधित कुछ अहम तथ्यों पर गौर करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे खलखो क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए संपर्क नंबर पे कॉल या मैसेज कर हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खलखो क्लासेस एजुकेशनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ऐप है जो कि आपको निःशुल्क नोट्स, वीडियो और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। भू आकृति विज्ञान के तहत भूकंप, या अंग्रेजी में ही से हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं। अर्थक्वेक या भूकंप होता क्या है, इसका हम अर्थ देखेंगे। सामान्यतः कहा जाता है कि पृथ्वी का कंपन होना दरअसल भूकंप कहलाता है। धरती का हिलना, पृथ्वी का कांपना या एक झंझनाहट, जिसे हम भूकंप की श्रेणी में शामिल करते हैं। यहाँ थोड़ा समय कलर में बदलाव कर देता हूँ ताकि हाईलाइट अच्छे से हो। कहा जाता है जिस प्रकार किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने से गोलाकार लहरें केंद्र के चारों तरफ बाहर की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल उसी प्रकार जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति केंद्र से भूकंपीय लहरें चारों ओर प्रवाहित होती हैं और यही भूकंप कहलाता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप एक तालाब में अगर एक पत्थर मारते हैं तो इसमें जो जलराशि होता है वो बिल्कुल इस रूप में लगातार बाहर की ओर विस्तारित रूप लेता है और भूकंप के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हुए भूकंप की कुछ मान्य परिभाषाएं जो भू आकृति विज्ञान में प्रयोग किया जाता है उसे देख लेते हैं। सैलिसबरी, जो कि प्रसिद्ध भू आकृतिवेत्ता थे, इनका मानना था कि भूकंप वे धरातलीय कंपन हैं जो व्यक्ति से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। अब यहाँ असंबंधित क्रियाएं क्या हो सकती हैं? असंबंधित क्रियाएं हम उन्हें कहते हैं जो व्यक्ति से संबंध नहीं रखता है, बल्कि प्राकृतिक तौर पर ऐसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अर्थात भूकंप की घटना मानवीय ना होकर प्राकृतिक है। एक और परिभाषा है आर्थर होम्स के अनुसार। इनका कहना है भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ के स्रोत से उत्पन्न होने वाली लहरदार कंपन ही भूकंप है। भूगर्भिक शैल क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो शैलें होती हैं उनमें कई बार असंतुलन की अवस्था हो जाती है और फिर हम देखते हैं संतुलन प्राप्त करने हेतु पृथ्वी में एक कंपन उत्पन्न होता है जिसे हम अर्थक्वेक या भूकंप का नाम देते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भूकंप से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली है जो कि प्रायः भू आकृति और भूकंप वाले टॉपिक में हमेशा चर्चा में रहता है। भूकंप मूल, जिसको फोकस कहते हैं, क्या होता है ये? जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। अर्थात यह भूगर्भ के अंदर होता है जहाँ से भूकंपीय लहरें जन्म लेती हैं। एक दूसरी शब्दावली है भूकंप अधिकेंद्र। कहा जाता है मूल भूकंप अर्थात जहाँ भूकंपीय लहरों का जन्म हुआ उसके ठीक ऊपर धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। जिस स्थान पर अनुभव किया जाता है सबसे पहले धरातल के ऊपर, वह अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र क्या था। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ भूकंपीय लहरों को देखेंगे। ये भूकंपीय लहर का एक आपको चित्रित रूप दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि उद्गम स्रोत क्या होता है।
जिसे हम भूकंप मूल कहते हैं। यह भूकंप मूल है, गौर कीजिएगा, इसे हम भूकंप मूल कहेंगे। वहीं अगर हम धरातल के बिल्कुल बाहर, ये धरातल के बाहर का हिस्सा है, अर्थात पृथ्वी का सरफेस, जहाँ पर भूकंप अधिकेंद्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं चारों ओर सहायक भूकंपीय रेखाएं फैली हुई हैं। पृथ्वी के ऊपर धरातल पर ये बिल्कुल इस तरीके से लहरदार तरीके से लहरों का प्रवाह होता है, भूकंपीय तरंगों का। नीचे आप देखेंगे भूकंपीय लहरों के प्रमुख प्रकारों को दिखाया गया है, जिसमें प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें और धरातलीय लहरें दिखाई गई हैं। प्राथमिक लहरों को आप देखेंगे बिल्कुल ज़्यादा मोड़ नहीं है, इसमें बिल्कुल सीधा प्रवाहित हो रहा है। द्वितीयक तरंगे थोड़ी सी मुड़ी हुई है। हम धरातलीय लहरों की बात करें तो यह बहुत आड़ी रूप में इस तरीके से जा रही है। इनका जो प्रवाह मार्ग होता है, इसी अनुसार यह अधिक विनाशकारी, कम विनाशकारी और बहुत ही भीषण भूकंप की श्रेणी में आता है। अर्थात कोई भूकंप कितना शक्तिशाली होगा, कितना कमज़ोर होगा, यह निर्भर करता है भूकंपीय तरंगों पर। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं भूकंपीय लहरें। कहा जाता है जब भूकंप का जन्म होता है तो इसकी कोई एक लहर नहीं होती है, बल्कि ढेर सारी लहरें होती हैं। प्राथमिक तौर पर हम लहरों की बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की लहरें पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं उसे हम देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा यहाँ लहरें होती क्या हैं उसे देख लेते हैं। कहा जाता है भूकंपीय लहरें अपने उद्गम के चारों ओर समान गति से तथा समान शक्ति से प्रसारित नहीं होती हैं, क्योंकि धरातलीय रचना भिन्न भिन्न होती है। अर्थात धरातल में हम देखते हैं बनावट, भूगर्भिक बनावट, धरातलीय बनावट, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं महासागर है। तो अलग अलग तरह की धरातलीय स्थलाकृतियाँ हमें दिखाई देती है और कहा जाता है कि ये भूकंपीय लहरों को पूर्णतः प्रभावित करती हैं। साथ ही कहा जाता है कि इन लहरों की गति, किसकी, भूकंपीय लहरों की गति तथा शक्ति इस बात पर निर्भर करती हैं कि वे किस भाग पर या किस भूभाग से होकर गुजर रही होती हैं। अर्थात क्या भूकंपीय लहरें पर्वतीय क्षेत्रों से गुजर रही हैं, मैदानी भागों से गुजर रही हैं, या पठारी भागों से, या महासागरों से। उसके अलावा भूकंपीय लहरें सर्वप्रथम भूकंप मूल से अधिकेंद्र में पहुंचती हैं। अर्थात भूकंप मूल जहां भूकंपीय लहरों का जन्म होता है, उसके बाद बिल्कुल वो ऊपर धरातल की ओर भूकंप अधिकेंद्र, अर्थात धरातल का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है, वो अधिकेंद्र होता है। यहीं पर सबसे पहले भूकंप की लहरें महसूस की जाती हैं। कहा जाता है जब भूकंप अधिकेंद्र पर यहाँ भूकंपीय लहरें आ जाती हैं तो वहाँ से चारों ओर इनका प्रसार होता है धरातल पर, जो कि बिल्कुल इस रूप में या अंडाकार रूप में प्रसारित होता है। यह तो थी भूकंपीय लहरों के बारे में कुछ बातें। भूकंपीय लहरों के प्रकारों की हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर 3 प्रकारें पाई जाती हैं। पहला प्राथमिक या प्रधान लहरें, जिसको हम अंग्रेजी में प्राइमरी वेव कहते हैं। दूसरा आड़ी या गौड़ लहरें, जिसे हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। और तीसरा धरातलीय लहरें या सरफेस वेव या लॉन्ग वेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इन तीनों लहरों में जो सबसे ज़्यादा घातक और ख़तरनाक होती है वह धरातलीय लहरें मानी जाती हैं। पृथ्वी के धरातल पर अगर मानव जनधन की सर्वाधिक मात्रा में हानि होती है तो वह धरातलीय लहर से ही होती है, अर्थात भूकंपीय लहरों का तीसरा प्रकार। यहाँ पर भूकंपीय लहरों का एक परिभ्रमण पथ दिखाया गया है, जिसके बिल्कुल मध्य में आपको मध्य पिंड दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से भूकंप का जन्म होता है। और यहाँ से यह बिल्कुल अधिकेंद्र की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ से फिर चारों ओर फैल जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भूकंप किस तरीके से पूरे पृथ्वी पर प्रवाहित होती है, वितरित होती है। साथ ही यहाँ पर आपको दिखाया गया है पी तथा एस तरंग का छाया क्षेत्र, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव का, और साथ ही यहाँ पर आपको दिखाया गया है तरंग छाया क्षेत्र।
चलिए हम इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राथमिक तरंग क्या होता है? कहा जाता है प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगें वे होती हैं जो अनुदैर्ध्य तरंग या पी लहरें होती हैं, अर्थात इन्हें पी लहर के रूप में जाना जाता है। ये लहरें अपेक्षाकृत तीव्रगामी होती है, अर्थात अन्य दो लहरों के मुकाबले इनकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की इनकी गति होती है, बहुत ही ज़्यादा। कहा जाता है ये लहरें ठोस तथा तरल दोनों भागों में समान गति से प्रवाहित होती हैं। साथ ही यह लहर सबसे पहले पृथ्वी के धरातल पर महसूस की जाती है। तो गौर कीजिएगा, कभी प्रश्न आता है कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले कौन सी लहर महसूस की जाती है, तो हमेशा प्राइमरी या प्राथमिक लहर का नाम लेंगे। दूसरी है आड़ी या गौड़ तरंगे, जिसे हम सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। इन तरंगों को एस लहर या अनुप्रस्थ लहरों के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक लहरों के पश्चात इन लहरों का अनुभव किया जाता है। यह आड़ी या गौड़ लहरें बिल्कुल समकोण पर चलती हैं, अर्थात प्राथमिक लहरों के बिल्कुल समकोण अर्थात समान कोण या एंगल बनाते हुए चलती हैं। साथ ही कहा जाता है कि यह प्राथमिक लहरों की अपेक्षा अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। ये लहरें तरल पदार्थों से होकर भी गुजरती हैं और इनकी गति की यदि हम बात करें तो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की इनकी गति होती है। यह गति काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्राथमिक तरंग के मुकाबले कम है। तरंग का एक तीसरा प्रकार है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। कहा जाता है धरातलीय तरंग या सरफेस वेव्स या लॉन्ग वेव वे होती हैं जो कि 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ये लहरें पृथ्वी का चक्कर लगाकर पुनः अधिकेंद्र पर पहुंचकर समाप्त हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के भूगर्भ से धरातलीय लहरें जन्म ली, अधिकेंद्र तक पहुंची और यह फिर भूकंप लहरें घूम फिरकर वापस यहाँ आकर समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये लहरें धरातल पर जल की लहरों की भांति भ्रमण करती हैं, अर्थात बिल्कुल इस रूप में। और यही वजह है कि यह सर्वाधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि लहरों की भांति चलती है। ये स्वाभाविक सी बात है, जब भूकंप लहरें जल की लहरों की भांति प्रवाहित होंगी तो वह पूरे ही धरातल को उथल पुथल कर देती है। कहा जाता है इन लहरों को अधिकेंद्र तक पहुंचने में अधिक समय लगता है, क्योंकि इनकी गति अन्य दो लहरों के मुकाबले कम होती है। साथ ही इनको सबसे लंबी अवधि वाली लहर की संज्ञा भी दी जाती है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।